समय की बात है। एक शहर में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और बहू नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। बहू, मैं जरा मिश्रा जी के यहाँ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज सुन उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं लड्डू आराम से खा पाऊंगी। वो लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वो लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती हैं। नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर बात बताती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा हुआ मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं। पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से बातों की आवाज को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाकिया लहजे में कहता है। क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। आपके बाहर जाने की बात तो नम्रता दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों बाद सुधा जी काजू और बादाम का डिब्बा खरीद कर लाती हैं। ये ले बहू, इसे संभाल कर रख दे। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नम्रता काजू बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भरकर खूब काजू बादाम खाती है। काजू बादाम तो एक ही हफ्ते में हो गए खत्म। अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम ला कर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रख कर पूजा करेगी तू? जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में काजू बादाम तो ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता के रोने की आवाज सुन सुधा जी और घर के सभी सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया।
अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर से नम्रता पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, नम्रता दी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। ये बोलकर सब चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिनों बाद अनाया की दोस्त रिया का फोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। हाँ, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तो तैयार है ना? अनाया खुद से कहती है। मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 देते हुए कहता है, ये लीजिए माँ, पूरे 10,000 है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चोरी कर लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना ना, दोस्त को वापस देने हैं, वो लेने आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज सुन घर के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने कल यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, अब वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब नम्रता पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये मेरे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है। वो भी नम्रता को कहने लगती है, नम्रता दी, अब तो इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर की तलाशी लेती है, एक ही कमरे की तलाशी, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफी मांगती है। कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफी मांगती है। हाँ, नम्रता सबको माफ कर देती है। कविता अब 28 साल की हो चुकी है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर में ही रहकर अपनी माँ सुमन के साथ घर का काम संभालती है। कविता बहुत शांत स्वभाव की और मेहनती लड़की है। कविता का भाई बबलू अभी स्कूल में पढ़ता है और कविता उससे बहुत प्यार करती है। उसके पिता केशव ने उसके लिए कई रिश्ते ढूंढे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सुनिए ना, कविता की कहीं शादी की बात चलाओ ना। ऐसे ही हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो उसकी तो उम्र ही निकल जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन न जाने मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है, हर जगह से मना हो जाती है। वैसे कल आ रहे हैं कुछ लोग कविता को देखने, तुम परेशान ना हो, क्या पता कुछ बात बन ही जाए। अगले दिन कुछ लोग कविता को देखने आते हैं। हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दहेज की बात अभी कर ले तो बेहतर होगा। देखिए भाई साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ही दे पाएंगे। हमें ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो है नहीं। हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और हमने उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए हमें बस 15 लाख रुपए नकद और कार चाहिए। अगर आप इतना दे सकते हैं तो ही शादी हो सकती है। केशव एक मामूली सा किसान था। वो इतनी मोटी रकम कहाँ से लाता, और इस वजह से उसकी बेटी का रिश्ता यहाँ भी नहीं हो पाया। अब उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और कविता का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। एक दिन सुमन ने कविता से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू बाजार चली जा और घर का कुछ सामान ले आ। माँ मैं नहीं जा रही, आप बबलू को भेज दो। अरे आज से पहले तो तूने कभी बाहर जाने से मना नहीं किया, आज क्यों मना कर रही है? और बबलू तो अभी अभी स्कूल से आया है, थक गया है बेचारा। मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। स्कूल से आया है तो क्या हुआ, कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आया ना। आप बबलू को भेज दो। सुमन कविता का ऐसा रवैया देखकर बहुत हैरान हो गई। शाम को जब बबलू कविता के पास जाकर बोला, दीदी आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है, आप मैथ का काम करवा दो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग मत खा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। दीदी आप रोज़ तो मुझे स्कूल का सारा काम कराती हो, आपसे क्यों नहीं होगा, करवा दो ना, नहीं तो मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। अरे कविता क्यों परेशान कर रही है अपने भाई को, करवा देना बेटा। माँ मैं इसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि ये मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मन नहीं है इससे काम करवाने का, और आगे से मेरे पास आना भी नहीं। अगर इससे स्कूल का काम नहीं होता ना तो इससे कहो कि ये स्कूल छोड़ दे और पिताजी के काम में उनका हाथ बटाए। कविता तुझे हो क्या गया है, पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करती थी। कविता अपनी माँ को बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अब कविता हमेशा गुस्से में रहने लगी। वो हमेशा चुप चुप रहती। अगर कोई उससे बात भी करता तो वो उससे लड़ने लग जाती। इसी तरह से दिन बीतने लगे और शांत स्वभाव की लड़की कब गुस्से लड़की में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन कविता अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसकी शादी हो चुकी है तो वो कल अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। माँ इतने दिनों के बाद मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और आप खाने की बात कर रही हैं। साफ साफ बोल दीजिए ना कि मत जा, ये बहाने क्यों बना रही हैं? इस तरह कविता अपनी माँ को कितनी बातें सुनाकर चली गई और शाम को घर लेट आई और बिना किसी से बात किए सो गई। सुमन अपने पति से कहती है, मैं कविता की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। पहले इतनी शांत और मेहनती थी, लेकिन अब तो कुछ भी काम नहीं करती, सबसे लड़ती है वो अलग से। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? अरे वो बात करती ही कहाँ है, उसे सीधी बात भी बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। उसे एक जीवन साथी की ज़रूरत है। तुम ठीक कह रही हो, हमारी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे डर है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। आप अपने काम में लगे रहते हो, इसलिए घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अब केशव अपनी बेटी के रिश्ते के लिए और कोशिशें करना शुरू कर देता है। एक दिन केशव खेतों से काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जो जख्मी हालत में था। केशव उसके पास गया और जाकर बोला, अरे बेटा ये क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अंकल जी मैं यहाँ से जा रहा था, रास्ते में बड़ा सा पत्थर था, मैंने देखा नहीं और मैं गिर गया। अरे कोई बात नहीं,
मेरा घर पास ही में है, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर अपने घर चले जाना। केशव उस लड़के को अपने घर ले गया। कविता, कविता बेटा, देख तो इसके पैर में चोट लग गई है, तो डॉक्टर साहब को तो बुला ला ज़रा। कविता जल्दी से डॉक्टर को वहां बुला लाती है। उसने उसकी बहुत देखभाल की। 3-4 दिन बाद वो लड़का अपने माता पिता को लेकर केशव के घर आता है। अंकल जी, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने माता पिता को लेकर आया हूँ। मगर बेटा, हम आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई साहब, मेरा बेटा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। हम कई समय से इसके लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। 3-4 दिन पहले मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा तो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम भी मिल लेते हैं आपकी बेटी से। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी बातें भी तय कर लेंगे। लड़की के माता पिता के बार बार समझाने पर केशव और सुमन कविता की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिर कुछ दिनों के बाद देर से ही सही दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। रॉकी, ओ मेरे रॉकी, किधर गया तू? अरे मेरा बच्चा किधर गया तू रॉकी? आओ, ये रहा। ये है नायरा और उसका पालतू कुत्ता रॉकी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और जहाँ कहीं भी जाती है उसे अपने साथ ले जाती है। नायरा रॉकी को एक जानवर की तरह नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चे की तरह पालती है। वक्त आ जाता है नायरा की शादी का, लेकिन वो ससुराल में रॉकी को अपने साथ ले जाती है। पहले 2-3 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रॉकी की वजह से कई सारी मुसीबतें आने लगती है। अरे बहू, डाइनिंग टेबल पर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। आज की तारीख में हमें खाना नसीब भी होगा या हमें भूखे मारने का इरादा है? हाँ नायरा, जल्दी लाओ ना खाना, पेट में चूहों की जंग छिड़ चुकी है, इतनी जोरों की भूख लगी है। लगता है बहू रसोई में ही खाना बनाते बनाते सो गई है, इसलिए हमारी बातों का जवाब भी नहीं दे रही। सास, ससुर और पति तीनों को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन नायरा वो जब बाहर खाना लेकर आती है तो सब उसके हाथ में खाना देखकर हैरान रह जाते हैं। नायरा बहू, ये कुत्तों का खाना और दूध, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम्हारे रॉकी के साथ साथ हम भी ये जानवरों वाला खाना खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये खाना तो सिर्फ मेरे राजा बेटे रॉकी के लिए है, वो भी तो हमारे साथ बैठकर यहाँ खाना खाएगा ना। और खबरदार, जो आइंदा से उसे जानवर कहा तो वो जान है मेरी। क्या? बहू बोर हो गई है। ये तो तब सोचना चाहिए था जब आप अपने शुभ हाथों से कौशिक और नायरा की कुंडलियां मिला रहे थे। अरे सुहासिनी, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रॉकी, कम ऑन माय बॉय। रॉकी खुशी से दौड़ते दौड़ते वहाँ आता है। चल रॉकी, आज तेरा सारा फेवरेट खाना है, खा ले पेट भर के। खास कुत्तों वाली बेकरी से तेरे लिए ये तेरे मनपसंद बिस्किट्स भी लाई हूँ। रॉकी तुरंत ही सारा खाना खाने लगता है। ओ मेरी माँ, अभी तो ला दे हमारे लिए खाना, मुझे दवाइयाँ भी खानी है। सॉरी, अभी लाई। हाँ, ससुराल वाले बाद में, लेकिन इस निठल्ले जानवर, उससे टाइम पर मिल गया खाना। पहले ही हफ्ते में ऐसा हाल है, न जाने पूरी उम्र कैसे रहेंगे हम बहू के साथ और इस एक्स्ट्रा मेहमान के साथ। अगले दिन सुहासिनी पूजा पाठ करके सोफे पर बैठी होती है। तब ये क्या है? पूरे घर में इस कुत्ते के बाल गिरे हुए हैं। अभी अभी शंखनाद और अगरबत्ती से घर को महकाया और शुद्ध किया कि लो फैल गई गंदगी। कुत्ता ना कहो ना, रॉकी नाम है इसका, ठीक है? और रही बात बाल गिरने की, तो मैं उसे नहलाने ले जा रही हूँ और घर भी साफ कर दूंगी। आपको तो नहीं करना पड़ेगा ना झाड़ू पोछा, वो तो मैं ही करूंगी ना। तो क्यों दिल मिला रही हो आप खामखा? लोग अपने कोख के बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करते जितना तो इस रॉकी से करती है।
अरे जरा अपनी घर गृहस्थी, पति, सास, ससुर इन पर भी ध्यान दे कभी। लेकिन नहीं जी, तुझे तो हर जगह सिर्फ रॉकी ही रॉकी दिखाई देता है। रात में नायरा अपने कमरे में कौशिक से कुछ पैसे मांगती है। कौशिक, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है भाई? अब सवाल जवाब ही करने हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, जाओ। अरे बेगम साहिबा, इतना नखरा ना सेहत के लिए हानिकारक है। ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, बस जितना पैसा खर्च करना है कर लो। थैंक यू, पता है तुम वर्ल्ड की बेस्ट 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 हस्बैंड हो। अगले दिन नायरा एक बड़े से महंगे मॉल में जाकर कुत्तों के कपड़े, खाना और उनके खिलौने खरीद कर ले आती है और सारे पैसे खर्च कर देती है। घर लौटने के बाद, हाय राम, कितने पैसे खर्च कर दिए, मिट्टी में मिला दिए सारे, वो भी इस रॉकी के लिए। नायरा, मुझे तो लगा कि तुम अपने लिए और घर के लिए कुछ खरीदना चाहती हो, लेकिन तुमने तो इस छछूंदर के ऊपर सारे पैसे उड़ा दिए। कौशिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसे बोलने की? अब मैं तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं दूंगी। मैंने सोचा था कि रॉकी को एक भाई या बहन मिल जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। क्या? अरे तू कोई नशा करके आई है क्या, या कुछ अनाप शनाप खा लिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? नायरा रोने लगती है और रोती हुई कहती है, हाँ, इसमें क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा। कौशिक और आप दोनों को बच्चों का मोह नहीं है, स्नेह नहीं है, इसलिए मेरे छोटे से नन्हे से रॉकी से भी आप ऐसे बदसलूकी से बर्ताव करते हैं। खैर, कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब सास की सहेलियां घर पे आती हैं, तभी दरवाजे पर, आओ आओ बहनों, वो छाते ना उस बाल्टी में रख दो, गीले है ना। वाह सुहासिनी बहन, क्या अगरबत्ती लगाई है, बहुत ही बढ़िया महक है। और तो और घर भी बड़ा सुंदर है। कि तभी अचानक से वहां पर रॉकी आ जाता है और वो सास की सहेलियों को देखकर जोर से भौंकने लगता है। भू 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 भू। नहीं, ये कुत्ता ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे खड़ी क्या है, भाग यहाँ से। सास की सहेलियां डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती हैं, जिससे सुहासिनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर शाम में जब नायरा घर से बाहर गई हुई होती है, तभी रॉकी सुहासिनी और प्रेमलाल के कमरे में जाकर उनके बेड पर खेलते वक्त सुसु कर देता है। बाद में इस बात का पता चलने पर सुहासिनी एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नायरा! सुहासिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर नायरा, रॉकी, कौशिक और प्रेमलाल सभी घरवाले भागे दौड़े उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ? हाँ सुहासिनी, क्या बात है? टेल सासू माँ, फटाफट बोलो, इतना सस्पेंस मत बनाओ। मुझे रॉकी को पार्क भी तो घुमाने ले जाना है ना फिर। अरे आग लगे तेरा पार्क को, तेरे इस रॉकी ने मेरा बिस्तर गिला कर दिया। ये देख, ये क्या है? इसे छोड़ा किसी सड़क पे या आश्रम में, नाक में दम कर रखा है इसने। छी छी छी, अब मैं इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। कौशिक बेटा, वो गेस्ट रूम की एसी ठीक करवा दे, मैं अब से वहीं पर सोऊंगा। लेकिन मेरे रॉकी ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ, तेरे रॉकी पर तो हीरे मोती जड़े हुए हैं ना, वो तो कुछ जानबूझकर कर ही नहीं सकता। अब तक 3 कांच के बर्तन टूटे हैं इसकी वजह से। कौशिक के पापा का चश्मा तोड़ा, रसोई में, हॉल में, आंगन में, छत पे कोई कोना नहीं छोड़ा गंदगी फैलाने का। और भी बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी गलतियों की, गिनवाऊं क्या? मुझे तो ना आप लोगों से बात ही नहीं करनी। हमेशा मेरे बेटे को डांटते रहते हो, जैसे कि कोई नन्हा बच्चा घर पे गंदगी फैलाता ही नहीं। मेरे रॉकी ने क्या कर दिया, राय का पहाड़ बना लिया आपने तो। दिन बीतते गए और रॉकी की वजह से घर में आए दिन परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन जब घर पर सुहासिनी अकेली होती है, तभी चलो जरा मंदिर में दिया लगा दूं और शाम के भोग की तैयारी कर लूं। सुहासिनी जैसे ही कुछ करने जाती है, उसे अचानक से सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है
और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहां पे रॉकी आता है और वो सुहासिनी को बेहोश पड़ा देखकर तुरंत गली के बाहर वाले क्लिनिक पर भागा भागा जाता है और डॉक्टर के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? और इसे मेरे कैबिन के अंदर किसने आने दिया? ये तो मेरी मॉम की फ्रेंड सुहासिनी आंटी की बहू का कुत्ता है। काफी समझदार, शांत और प्यार भरे स्वभाव का है। अगर ये ऐसा कर रहा है तो मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। मैं इसे वापस छोड़कर आती हूँ। अब नर्स रॉकी को छोड़ने उसके घर आती है तो वहाँ सुहासिनी को बेहोश देख तुरंत डॉक्टर को फोन करके वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज बताइए, मेरी माँ ठीक तो है ना? जी, सुहासिनी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें माइनर अटैक आया था और अगर वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो मामला और भी गंभीर हो जाता, और इसका श्रेय जाता है इस क्यूट से कुत्ते को। इसी ने हमारे पास आकर हमें इन्फॉर्म किया और टाइम पर सुहासिनी जी की जान बच गई। क्या? सुहासिनी को घर लाया जाता है और सभी अब तक आश्चर्यचकित ही बैठे थे कि रॉकी ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। नायरा बहू, मैं गलत थी। रॉकी वाकई में बहुत समझदार है। आज उसी की वजह से मेरी जान सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे रॉकी का। हाँ बहू, शुक्रिया। वो सच कहते हैं, कुत्ते जैसा वफादार और कोई नहीं। शायद तुम्हारे और रॉकी का कोई पिछले जन्म का नाता होगा, इसलिए भगवान ने तुम्हें इसकी मम्मा बनाया। सो सॉरी रॉकी को भला बुरा बोलने के लिए। लेकिन अब रॉकी भी इस घर का सदस्य है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। अपने परिवार को इस तरह रॉकी के लिए प्यार जताते देख नायरा की आंखें भर आती है। थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए। फाइनली आप सबने रॉकी को अपना ही लिया। थोड़ा सा बदमाश है लेकिन उतना ही प्यारा भी तो है। ये मेरा हीरो है। लव यू मेरे शेर पुत्र रॉकी। इस तरह बहू का कुत्ता वक्त के साथ सबके दिलों की धड़कन बन जाता है और सभी रॉकी को खूब प्यार देते हैं और एक साथ खुशी से और स्नेह से रहते हैं। सुरीली अपने पति और इकलौते बेटे ध्रुव के साथ रहती है। सुरीली का पति एक फैक्ट्री में काम करता है और ध्रुव घर पर पढ़ाई करता है। पर ध्रुव की माँ को पैसे का लालच है, जिसकी वजह से ध्रुव की माँ उसे रोज ताने मारती है। एक दिन रोज की तरह सुबह वो अपनी निगाहें किताब में गड़ाए बैठा था। अरे बेटा ध्रुव, क्या करेगा इतना पढ़ लिख कर? बाहर जा, कुछ काम कर। घर में 4 पैसे आएंगे तो तेरे पापा की भी मदद हो जाएगी, और कल को तेरी शादी भी तो करनी है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। मुझे अपनी बीए की डिग्री लेने दो, फिर मैं कहीं काम देख लूंगा। बस कुछ महीने की ही तो बात है। ध्रुव को इस तरह से रोज ही ताने सुनने मिलते, पर वो सिर्फ दांत पीस कर रह जाता। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और ध्रुव को डिग्री मिल जाती है। पर कुछ ही समय बाद ध्रुव के पिता का देहांत हो जाता है और घर का सारा बोझ उसके सर पर आ जाता है। मजबूरी में वो उसी फैक्ट्री में काम पर जाने लगता है जहां उसके पिता काम करते थे, लेकिन वहां तनख्वाह बहुत कम है। एक दिन ध्रुव की माँ कहती है, बेटा मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे में घर चल पाएगा। तू एक काम कर, मेरा भी कहीं काम लगवा दे। नहीं नहीं माँ, नहीं, बस कुछ दिन की बात है। मैं किसी और जगह काम देख रहा हूँ जहाँ तनख्वाह अच्छी होगी। आप इस उम्र में काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ध्रुव के मामा आकाश घर पर आते हैं। कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद आना हुआ। तूने तो आना ही छोड़ दिया। ये देखने भी नहीं आया कि तेरी दीदी जिंदा है या मर गई। शुभ शुभ बोलो दीदी। खुशी के मौके पर ये मरने मारने की बात नहीं करते। दीदी, ध्रुव तो बहुत बड़ा हो गया है। छोटा सा था जब मैंने उसे देखा था। हाँ, बड़ा तो हो गया है मेरा ध्रुव, और समझदार भी। लेकिन तू कैसी खुशी की बात कर रहा है, बता तो जरा। मैं ध्रुव के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। दहेज भी मोटा मिलेगा, और अगर आप हाँ करो तो लड़की वाले 5 लाख कैश देने के लिए तैयार हैं। इतने पैसे का सोच सुरीली के होश उड़ जाते हैं और बहुत खुश होते हुए कहती है,
नेकी और पूछ पूछ। अरे तू तो रिश्ता पक्का कर दे, लड़की कैसी भी हो चलेगा। पर लड़की वालों की एक शर्त है। कैसी शर्त? वो लोग शादी 15 दिन के अंदर अंदर करना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 15 क्या, हम 10 दिन में कर देंगे, बस बात कर ले उससे। पहले ध्रुव से तो पूछ लो दीदी। अरे उससे क्या पूछना, वो अभी बच्चा है। मैं उसकी माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। वैसे कहाँ है वो साहबजादे? अरे वो अभी काम पर गया है, शाम को आएगा। सुरीले का भाई सुरीली से विदा लेता है और चला जाता है। शाम को ध्रुव घर आता है तो उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। ध्रुव शादी के लिए राजी हो जाता है। थोड़े दिन बाद ध्रुव की शादी पीहू से हो जाती है। शादी को अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि पीहू की सास घर में शोर मचा देती है। अरे मेरी किस्मत ही फूट गई, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। मैंने सोचा था बहू आएगी, कुछ काम करेगी, मेरी मदद करवाएगी। हाय रे। चिल्लाने की आवाज सुन ध्रुव कमरे से बाहर निकलता है। क्या हुआ माँ, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? अरे मुझसे क्या पूछता है, पूछ अपनी पत्नी से जो महारानी की तरह रह रही है। अरे अभी तक घर का कोई काम नहीं किया, ये भी अपने माँ बाप की तरह धोखेबाज है। माँ आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? शादी से पहले इसके बाप ने मुझे 5 लाख कैश देने का वादा किया था और फिर शादी के समय भी यही कहा थोड़े दिन में दे देंगे बहन जी, लेकिन आज तक उन पैसों का कोई अता पता नहीं है। आज जब मैंने फोन किया तो बहाने बना रहे हैं। ध्रुव अपनी माँ को समझाता है और पीहू के परिवार वालों से बात करने का वादा करता है। अगले दिन पीहू घर में खाना बना रही थी तो सुरीली उससे छत पर कपड़े उतारने भेज देती है और खाने में नमक डालकर बाहर आ जाती है। इतने में ध्रुव पीहू से कहता है, पीहू खाना लगा दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। ध्रुव खाने के टेबल पर बैठ जाता है और खाने का निवाला खाते ही गुस्से में पीहू को सुनाता है, तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? ये खाना बनाया है ये जहर। इसके माँ बाप ने इसे भी बस धोखा देना सिखाया है। पीहू को अपने पति और सास की बातों से बहुत दुख पहुंचता है। अगली सुबह ध्रुव काम पर जाने के लिए तैयार होता है। जब पीहू ध्रुव की शर्ट पर इस्त्री करती है तो उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो इस्त्री साइड में रखकर किचन में चली जाती है। इतने में सुरीली आ जाती है। पहले तो वो इधर उधर देखती है। जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा तो वो ध्रुव की शर्ट पर गर्म इस्त्री रखकर छोड़ देती है। अरे ओ महारानी, कहां मर गई जाकर? मेरे बेटे की शर्ट जला दी। क्या तुझे इस्त्री करना भी नहीं आता? अरे तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया क्या तुझे? अपनी माँ का ये सारा तमाशा ध्रुव देख लेता है पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। काम पर पहुंचने के बाद भी ध्रुव घर के झगड़े के बारे में सोच रहा था और मन ही मन कहता है, जल्दी से 5 लाख का इंतजाम करके अपनी माँ को देना होगा, तब जाकर घर के क्लेश का अंत होगा। माँ जब तक 5 लाख के दर्शन नहीं कर लेगी तब तक पीहू का पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन ध्रुव के घर एक चिट्ठी आती है। ध्रुव उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुश होता है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है बेटा, क्यों इतना खुश हो रहा है? माँ, एक बड़ी कंपनी से चिट्ठी आई है। मेरी वहां मैनेजर की नौकरी लग गई है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, पर मुझे कल ही निकलना होगा। ये सुनकर ध्रुव की माँ सोचती है, अब ध्रुव भी यहां नहीं होगा, तब मैं इस महारानी को सबक सिखाऊंगी। देखती हूं कि कैसे मेरे पैसे नहीं देते इसके माँ बाप। अगले दिन ध्रुव ट्रेन से निकल जाता है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और ध्रुव एक पानी की बोतल खरीदता है। दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं होने के कारण वो ध्रुव को एक लॉटरी की टिकट दे देता है और उधर सुरीली अपनी बहू को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रही थी। आ बहू, मेरा बेटा चला गया, चल अब तू भी अपने घर जा और मेरे 5 लाख रुपए ला कर दे मुझे। माँ जी, मेरे घर वालों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो बेचारे तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं।
मुझे नहीं पता कहां से लाएंगे, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, और जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह सुरीली अपनी बहू पर खूब अत्याचार करती है। 1-2 दिन बाद आकाश फिर अपनी दीदी के पास आता है। कैसी हो दीदी? कैसी लग रही हूं? तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया और अभी भी पूछ रहा है कि कैसी हूं मैं? कैसा नुकसान दीदी? तूने कहा था कि शादी में दहेज के 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। बहू के मायके वालों ने तो बेवकूफ बना दिया हमें। नहीं मिली तो अब मिल जाएगी दीदी, चिंता क्यों करती हो? आकाश सुरीली के कान में कुछ फुसफुसाता है। एक सेठ की बीवी मर गई है, उसे कोई लड़की चाहिए, बदले में 5 लाख देने को तैयार है। अरे तो देर किस बात की, तू जल्दी से इस पीहू नाम की बला को इस घर से निकाल दे। अरे पर बहू को मनाएंगी कैसे उस सेठ के घर जाने के लिए? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दे, मुझे पता है क्या करना है। सुरीली अपनी बहू को बुलाती है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। बहू देख, सिर्फ ध्रुव की कमाई से घर नहीं चलेगा, हम सबको भी काम करना होगा। महंगाई भी तो बहुत हो रही है। अब देखे सेठ के यहाँ काम मिला है और पैसे भी अच्छे दे रहा है। अगर मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं ही कर लेती। अगर तू हाँ कहे तो तेरे लिए बात कर लूं। जी माँ जी, इस घर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वैसे भी आप लोगों के सिवा यहाँ मेरा है ही कौन। अगले दिन सुरीली उसे सेठ के हवाले कर देती है और 5 लाख रुपए ले आती है। लेकिन पीहू इस बात से बेखबर होती है कि उसकी सास ने उसे बेच दिया है। कुछ दिन बाद ध्रुव घर लौटा तो उसे पता चला कि पीहू सेठ के यहाँ बेच दी गई है। वो बहुत ही गुस्सा होता है और सेठ को उसके पैसे देकर पीहू को वापस ले आता है। मुझे माफ कर दो पीहू, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरी माँ के लालच ने यह भी नहीं सोचा कि वो अपनी ही घर की इज्जत का सौदा कर रही है। चलो घर चले। आप माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें आपकी क्या गलती? आपकी माँ मुझे यहाँ धोखे से लाई थी। मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ आप पर ना पड़े, बस इसलिए काम के लिए हाँ की थी। मुझे क्या पता था कि मेरी सास मुझे बेच देगी। मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें उस घर में नहीं रखना चाहता। बस माँ को सबक सिखाने के लिए एक बार मेरे साथ चलो। वो दोनों घर पहुंचे तो सुरीली पीहू को देखते ही चक्कर में पड़ जाती है। ये यहां कैसे आ गई? मैं लाया हूं इसे। आपने रुपये के लिए अपनी घर की इज्जत को बेच दिया मां। आप पैसों के लिए इतना गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब बेटा सुन, देख मैंने ना कुछ नहीं किया। ध्रुव गुस्से में एक नोटों से भरा बैग अपनी मां के आगे फेंक देता है। उसकी मां इतने सारे पैसे देखकर हैरान होकर पूछती है, इतने पैसे तेरे पास कहां से आए? आपको इससे कोई मतलब नहीं कि ये पैसे कहां से आए। अब आपके पास बस पैसे होंगे, बेटा और बहू नहीं। मुझे एक पल भी आपके साथ नहीं रहना। नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है? तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं मां, आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी मैं पीहू को आपके पास रहने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप रहिए अपने पैसों के साथ। सुरीली अपनी बहू से भी बहुत माफी मांगती है, लेकिन पीहू भी अपनी सास को माफ नहीं करती। ध्रुव पीहू को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में पीहू ध्रुव से पूछती है, सुनिए जी, आपकी नौकरी तो नई नई लगी है, फिर आपके पास इतने पैसे कहां से आए? आपने सेठ को 5 लाख रुपए दिए और माँ को भी इतने सारे पैसे देकर आ रहे हो। कुछ दिन पहले ही मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी पीहू। उसी टिकट से मैं इतने सारे रुपए जीता हूं, लेकिन वो सारे रुपए मैंने माँ को दे दिए। अब ध्रुव और पीहू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सुरीली
नोटों से भरे बैग के सामने अकेले बैठकर रो रही है।